Everyone, good morning to all of you. Dear students, I hope that you all are happy and healthy. शादियों के सीज़न चल रहे हैं और शादियों के इस सीज़न में सर्दी और कोरोना के कहर से आपको खुद को बचाना है और अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है। साथ ही साथ एक और काम जो आपको डेली प्रतिदिन करना है और ना सिर्फ वो काम करना है बल्कि उस काम के बारे में रिकॉर्ड या डायरी में उसका विवरण भी नोट करना है। आनंदम वाली इस डायरी को प्रतिदिन किसी न किसी कार्य से आप परिपूर्ण करेंगे ऐसी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आज के अपने इस लेक्चर पे बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल के वीडियो में हमने नोमेनकल्चर स्टीरियोआइसोमर्स के नोमेनकल्चर से रिलेटेड बात की थी। उसमें एरिथ्रोथ्रियोआइसोमर्स की हमने बात की थी, डीएल नोमेनकल्चर की बात की थी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डीएल नोमेनकल्चर एक रिलेटिव नोमेनकल्चर है, अपेक्षिक नोमेनकल्चर है जो डी ग्लिसरल्डिहाइड से सिमिलरिटी रखने वाले कंपाउंड्स को डी कंपाउंड्स कहते हैं और एल ग्लिसरल्डिहाइड के समान विन्यास वाले कंपाउंड्स या स्टीरियोआइसोमर्स को हम एल विन्यास से डेजिग्नेट करते हैं। जबकि आज हम जिस नोमेनकल्चर की बात करेंगे वो है आरएस नोमेनकल्चर। यह एक नोमेनकल्चर की एब्सोल्यूट सिस्टम या मेथड है जिसमें निरपेक्ष रूप से कंपाउंड या स्टीरियोआइसोमर्स के नाम दिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आर का मतलब रेक्टस और एस सिनिस्टर से लिया गया है। आर रेक्टस मीन्स राइट या दाहिना और सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट या बायां होता है। किसी भी स्टीरियोआइसोमर के आरएस नोमेनकल्चर के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि एक स्टीरियो सेंटर या कायरल केंद्र पर उपस्थित चारों भिन्न भिन्न ग्रुप्स को अंक प्रदान करके उनकी प्रायोरिटी डिसाइड की जाए। और ये प्रायोरिटी या प्राथमिकता इन ग्रुप्स की डिसाइड करने के लिए कोहन, इनगोल्ड और प्रिलॉग ने सीक्वेंस रूल या अनुक्रम नियम दिए थे। ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। उसी के बाद हम आर या एस नामकरण किसी स्टीरियोआइसोमर का कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट अबाउट सीक्वेंस रूल्स proposed by कोहन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों ने स्टीरियोजेनिक सेंटर पर उपस्थित समूह की वरीयता निर्धारण के लिए कुछ नियम्स दिए थे। उनका बेसिक फंडामेंटल जो थंब रूल ये है कि अधिक परमाणु भार वाले ग्रुप को पहली प्राथमिकता दी जाती है और लीस्ट एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर वाले एटम या ग्रुप को हम लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं। सबसे बाद में उसको हम प्रायोरिटी या प्राथमिकता देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी स्क्रीन पर जो एक उदाहरण दिया गया है उसमें कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक आयोडीन जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन, ये ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये CIP रूल या कोहन, इनगोल्ड और प्रिलॉग के अनुक्रम नियम के अनुसार, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि अधिक भारी या अधिक बड़ा या अधिक एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप को पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आयोडीन को 1 नंबर दिया जाएगा, ब्रोमीन को 2 नंबर और क्लोरीन को 3 नंबर और लीस्ट या सबसे न्यूनतम प्रायिकता या प्राथमिकता हाइड्रोजन को दी जाएगी 4 नंबर। तो किरेल केंद्र से संलग्न जिस परमाणु क्रमांक सर्वाधिक होता है उसे सर्वाधिक प्रायिकता या प्राथमिकता देते हैं।
आयोडीन को 1 नंबर और हाइड्रोजन को 4 नंबर, यहाँ हम प्राथमिकता देंगे। सेकंड, इसका एक रूल ये है कि यदि किरेल केंद्र से संलग्न 2 परमाणु या समूह समान होते हैं, 2 परमाणु समान होते हैं, तो पहले प्राथमिकता उस अकेले परमाणु को देते हैं जिसका परमाणु क्रमांक अधिक हो। तत्पश्चात उन समूहों का परमाणु क्रमांक देखकर उन्हें प्राथमिकता देते हैं। फॉर एग्जांपल, दिए गए स्क्रीन पर दिए गए एग्जांपल में यहाँ एक कायरल के अंदर कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 OH जुड़ा हुआ है और 2 बाकी के ग्रुप्स में डायरेक्ट रूप से कार्बन जुड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक CH3 वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, एक समूह के रूप में C2H5 वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ है। तो हम पहले जुड़े कार्बन परमाणु के बाद दूसरे परमाणुओं की तुलना करके प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। जाहिर सी बात है कि CH3 में थाइल ग्रुप में CH कार्बन के बाद में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और जबकि इथाइल या एथिल समूह जिस में कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल और एथाइल में से इथाइल समूह को हम उच्च प्राथमिकता देंगे। इसलिए इस कंपाउंड के अगर अनुक्रम निर्धारित किए जाएं चारों ग्रुप्स के, तो जाहिर सी बात है कि इस OH समूह में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कार्बन और हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण से OH को 1 कार्बन प्राथमिकता नंबर 1, फिर C2H5 को नंबर 2, मिथाइल या CH3 को नंबर 3 और हाइड्रोजन को लीस्ट प्रायोरिटी नंबर 4 दी जाएगी। सीक्वेंस या CIP रूल्स का एक थर्ड सब रूल ये है कि यदि किसी प्रतिस्थापी समूह में द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होती हैं तो उन्हें 2 अथवा 3 परमाणुओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है जिसमें हमें ये देखना होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो अगला परमाणु 2 बार माना जाता है या 3 बार माना जाता है। जैसे कार्बोनिल समूह में कार्बन के साथ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है, इट मीन्स ये कार्बन के साथ 2 बार जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ऐसा मानते हुए दूसरे और तीसरे नंबर वाले परमाणुओं की तुलना करके हम अनुक्रम निर्धारित कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, C ट्रिपल बॉन्ड N में जाहिर सी बात है कि कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए मानकर अनुक्रम को निर्धारित किया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि यदि बात की जाए कि एक ऐसे कंपाउंड की जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसमें कार्बन या किरेल के अंदर से 1 हाइड्रोजन, 1 ड्यूटीरियम, 1 मिथाइल CH3 और 1 NH2 समूह जुड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हाइड्रोजन H और D दोनों का परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटीरियम का परमाणु भार हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण से इसको पहली प्राथमिकता या वरीयता दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि NH2 समूह में चूँकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और CH3 में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो NH2 को प्राथमिकता 1 और CH3 को 2, ड्यूटीरियम को 3 और हाइड्रोजन को नंबर 4 पर रखकर हम अनुक्रम निर्धारित करते हैं। अब इन अनुक्रम या सीक्वेंस रूल्स की सहायता से हम R या S के रूप में किसी स्टीरियोआइसोमर को कैसे किस प्रकार से डेजिग्नेट करेंगे उसकी बात करेंगे। R एंड S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जैसा कि अभी बात की थी कि ये नोमेनक्लेचर का एब्सोल्यूट मेथड है, एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर के रूप में के नाम से इसको हम जानते हैं। लैटिन भाषा के ये दोनों वर्ड्स हैं R और S, और लैटिन भाषा में R रेक्टस के प्रथम अक्षर अनुसार जिसका अर्थ दायां होता है, तथा S सिनिस्टर लैटिन भाषा में जिसका अर्थ बायां से होता है। समस्त समूह के अनुक्रम नियम के अनुसार प्राय
प्रायिकता देने के उपरांत यदि हमारी आँख दाहिनी ओर क्लॉकवाइज घूमती है तो उसे R, और यदि बाईं ओर घूमती हो तो उसे S कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि R तथा S का निर्धारण करने से पूर्व यौगिक के समस्त किरेल केंद्रों का फिशर प्रोजेक्शन सूत्र लिखना आवश्यक होता है। दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनुक्रम नियम के अनुसार जिस समूह को सबसे कम प्राथमिकता मिलती है या प्रायिकता मिलती है उसे हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल रेखा पर लाकर ही R या S विन्यास निर्धारित करते हैं। यदि यह समूह हॉरिजॉन्टल रेखा पर होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, तो विन्यास जो दिखाई देता है, जो हमें प्राप्त होता है, उसको हम फिक्टिशियस या काल्पनिक मानकर उसके विपरीत उसका सही विन्यास देते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है। 4th नंबर वाला ग्रुप, यदि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊपर या नीचे उपस्थित है तो जो नोमेनक्लेचर के R, S या CIP रूल के अकॉर्डिंग जो R या S विन्यास प्राप्त हो रहा है उसी को हम सही मानते हैं, वही हमारा आंसर होता है। जबकि यदि 4th नंबर वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन पर होता है तो जो R या विन्यास हमें प्राप्त होता है CIP रूल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम फिक्टिशियस या काल्पनिक मानेंगे। उसके अपोजिट वाला जैसे R प्राप्त हुआ तो उसको फिक्टिशियस लिखकर S एक्चुअल विन्यास हमारा आंसर, करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक और जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि यदि असममित या एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु पर किसी समान परमाणु के 2 समस्थानिक बंधित हों तो प्राथमिकता उस परमाणु को दी जाती है जिसका परमाणु भार अधिक हो। जैसा कि अभी हमने हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम वाले एग्जाम्पल से इसकी बात की थी। प्रायिकता क्रम के निर्धारण के पश्चात या अणु का आणविक मॉडल बनाकर या मॉडल के रूप में मानते हुए अणु को ऐसे देखते हैं कि न्यूनतम वरीयता वाला 4th प्रायोरिटी वाला परमाणु या समूह उस एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु के पीछे या देखने वाले व्यूअर से दूर रहे तथा शेष तीनों समूह या परमाणु आँखों के सामने रहें। अतः इस चतुष्फलकीय संरचना की तुलना किसी भी 4 पहिए वाले वाहन के स्टीयरिंग चक्र से की जा सकती है जिसमें प्रायिकता क्रम 1 से 3 वाले समूह या परमाणु चक्र पर उपस्थित हों तथा न्यूनतम प्रायिकता वाला समूह या परमाणु चक्र की छड़ से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। तो इस प्रकार से अणु के मॉडल का अवलोकन किया जाता है। तत्पश्चात इन समावयवों के विन्यास का निर्धारण किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम S ग्लिसरैल्डिहाइड और R ग्लिसरैल्डिहाइड के एग्जाम्पल से इसे देखेंगे। यहाँ जो कंपाउंड हमें दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन CHO, OH, CHO, C2H, CH2OH और H में से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कार्बन और हाइड्रोजन से अधिक होने से OH को प्राथमिकता नंबर 1, फिर CHO में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होने के कारण से 3rd नंबर पर ऑक्सीजन, 2nd और 3rd नंबर पर ऑक्सीजन मानते हुए CH2OH से पहले 2 नंबर की प्राथमिकता CHO को देते हैं और CH2OH को 3 नंबर और H को हम 4 नंबर प्राथमिकता देते हैं। अब 1 से 2, 2 से 3 की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि हम इस 1 से 3rd की ओर बढ़ने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, उल्टा मतलब वामावर्त चलना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा। इसलिए इस ग्लिसरैल्डिहाइड या इस स्ट्रक्चर को हम S सिनिस्टर S से डेजिग्नेट करते हैं और S ग्लिसरैल्डिहाइड इसको हम लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी का मिरर इमेज या इनैंशियोमर की अगर हम बात करें
जो कि R ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, उसको स्क्रीन पर देखकर हम उसका नोमेनक्लेचर समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि OH को 1 नंबर, CH2 को 2 नंबर और CH2OH को 3 नंबर हमने दिया है। अब OH 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ चलने के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, और क्लॉकवाइज या दाहिनी तरफ चलने के कारण से इसे हम रेक्टस या R ग्लिसरॉल्डिहाइड से डेजिग्नेट करते हैं। यह आवश्यक है कि न्यूनतम प्राथमिकता वाला समूह ऑब्जर्वर या व्यूअर से दूर होना चाहिए। यदि वह ऑब्जर्वर के पास हो तो ऐसे में जो भी विन्यास प्राप्त होता है उसे हम फिक्टिशियस या काल्पनिक मानते हैं, और उसका विपरीत यौगिक का वास्तविक विन्यास माना जाता है। इस बात को हम एग्जाम्पल के रूप में अगर समझें तो यहाँ हम देखते हैं कि 4 नंबर वाला ग्रुप व्यूअर या आँखों के हमारे सामने आ रहा है, इसलिए इसे हम जो भी विन्यास प्राप्त होगा उसे फिक्टिशियस मानेंगे, और इसका उल्टा विन्यास हमें वास्तविक मानना होगा। 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ हमें चलने के लिए क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। 1 2 3 तो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, तो इसका विन्यास एस होना चाहिए। लेकिन चूँकि एच हमारी आँखों के सामने है, ये वेज लाइन से शो किया हुआ है 2T लाइन की बजाय, तो जो एस हमें प्राप्त हुआ उसको हम फिक्टिशियस या काल्पनिक विन्यास मानेंगे, और वास्तविक विन्यास एस का उल्टा जो है वो आर होगा। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में 1 2 और 3 सीक्वेंस की तरफ बढ़ने के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, और इसलिए इसका विन्यास आर होना चाहिए, रेक्टस या आर होना चाहिए। लेकिन 4th नंबर वाला ग्रुप चूँकि व्यूअर या हमारी आँखों के सामने है, डैश या गैर वेज लाइन के रूप में शो किया हुआ है 2T लाइन की बजाय, तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो विन्यास होगा उसको काल्पनिक मानना होगा, और इसका विपरीत विन्यास वास्तविक होगा। आर काल्पनिक विन्यास अगर है तो वास्तविक विन्यास इसका एस होगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा अगर कागज़ पर लिखी हुई द्विविमीय संरचनाओं का विन्यास ज्ञात करने के लिए न्यूनतम वरीयता वाले समूह या परमाणु को वर्टिकल स्थिति में रखना चाहिए। इसे वर्टिकल स्थिति में लाने के लिए 2 अंतर परिवर्तन आवश्यक होते हैं, और क्योंकि एक अंतर परिवर्तन से विन्यास प्रभावित हो जाता है, विपरीत हो जाता है। यदि अणु में 2 या 2 से अधिक असमित कार्बन परमाणु उपस्थित हों तो प्रत्येक असमित कार्बन परमाणु का उपयुक्त विधि से अभी जो हमने डिस्कस किया है उसके द्वारा विन्यास ज्ञात करते हैं, और IUPAC नामकरण पद्धति के अनुसार क्रमांकन करके असमित कार्बन परमाणु की स्थिति या क्रमांक के साथ R या S का प्रयोग हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने RS नोमेनक्लेचर से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट इशूज़ को हमने आज डिस्कस किया है, और कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम नए डिस्कशन के साथ हम नए वीडियो को लेकर फिर वापस मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई और अपने आनंदम कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले भलाई के कामों को विशेष प्राथमिकता देंगे, ऐसी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ गुड बाय, टेक केयर।